अस्सलाम वालेकुम यार। इस जो सेशन की है ना, वो ख़ास बात यह है कि हम मतलब टॉपिक्स हमारे सेम नहीं रहेंगे डिस्कशन के। कल हमने जिस चीज़ पे डिस्कस किया ज़रूरी नहीं है कि आज वही चीज़ हो। अखबार में जिस नोयत की चीज़ें आती हैं या किसी रिसर्च पेपर में हम जिस नोयत की चीज़ें पढ़ते हैं, बस कोशिश ये करेंगे कि जो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करें वो रेलेवेंट हो आपके सब्जेक्ट्स के साथ। तो उसी तर्ज पे जो आज हमने पहली न्यूज़ हमें मिली और जो पढ़ी वो थी, डॉन न्यूज़पेपर में फ्रंट पे पब्लिश थी, और ये थी कि गांधी सिबलिंग्स अरेस्टेड आफ्टर प्रोटेस्ट। अब बेसिकली ये न्यूज़ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर है इंडिया में, लोकसभा में, उनका अरेस्ट कोई इतनी कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन हमें देखना है कि ये सरकमस्टेंसेस हो क्या रहे हैं इंडिया में इस वक्त आपको अगर पता हो तो इंडिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इस वक्त बहुत ही शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। हुआ क्या था कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको समझा दूं। इंडिया में जो मेडिकल का एंट्री टेस्ट है उसको कहते हैं नीट, ठीक है। तो वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है हर साल और उसमें लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। इस बार इशू ये हुआ, या वैसे तो ये इंडिया में इस वक्त तक अगर पिछले 3-4 सालों का जो डेटा है तो तकरीबन कोई 20-30-40 पेपर्स जो कि या तो किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो टेस्ट होते हैं उनके जो है ना लीक होते रहे। लेकिन ये जो नीट था ना, इसके लीक हुआ ये अभी पिछले साल ही, और कंडक्ट होने के बाद पता चला कि ये लीक हुआ था पेपर, और उसकी वजह से उन्होंने रिकंडक्ट करने का जो है ना नोटिस निकाला। लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे थे इतने टाइम से, तो वो सोशल प्रेशर में आके तकरीबन 22 बच्चों ने सुसाइड किया, ठीक है। जब बच्चों ने सुसाइड किया तो ये एक नेशनल इशू बन गया वहां पर। तो वहां पर जो शुरुआत था, सोनम वांगचुक के नाम से है, एक वो एजुकेशनलिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं इंडिया में। उन्होंने हंगर स्ट्राइक कॉल की दिल्ली में जंतर मंतर के पास। तो वहां पर वो 18 दिन हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहे। लेकिन 19वें दिन पुलिस ने फोर्सेबली उन्हें उठाया और हंगर स्ट्राइक तोड़वाई, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद इसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो है ना, जब ये नीट का पेपर लीक हुआ था और चीजें जब हाई कोर्ट में इशू चल रहा था इसका, पिटिशंस वगैरह दायर हुई थी, तो वहां पर चीफ जस्टिस जो थे इंडिया के हाई कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक रिमार्क दिया जिसकी वजह से एक और मूवमेंट उठी। अब उन्होंने रिमार्क दिया था कि ये जो यूथ है ना इंडिया की, दीज आर लाइक कॉकरोचेस, ठीक है। उनका ये कहना, और फिर एक सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया पे फॉलोअरशिप देखें तो वो ओवरनाइट इतनी बढ़ गई, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हो गए। तो फिर जब ये नीट का मामला स्टार्ट हुआ तो उसका जो अभिषेक दिपके उसका हेड है, वो यूएस में पढ़ रहा था किसी यूनिवर्सिटी में जिसने उसने बनाई थी, वो आ गया इंडिया पे और उसने भी ये मूवमेंट ज्वाइन की। अब ये चीज मैस मोबिलाइजेशन में कन्वर्ट हो गई है। इंडिया की सिविल सोसाइटी हो, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, सब जो है इस मूवमेंट में जुड़ गए। और कल जैसे ही उन्होंने सोनम वांगचुक को उठाया तो ये लोग संसद की तरफ, यानी कि पार्लियामेंट की तरफ, इन्होंने अपना मार्च जो है ना बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर इन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक करेंगे पार्लियामेंट के सामने। लेकिन पुलिस ने जो है बैरिकेड्स लगाए और फोर्सिबली उनको जो है डिटेन करना शुरू किया, मारना शुरू किया, टीयर गैस की, बैटन चार्जेस किए। उसके नतीजे में तकरीबन इस वक्त तक की जो फिगर्स हैं वो 180 के करीब जो है ना जख्मी हुए हैं। अभी तक कोई डेथ रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन 184 स्टूडेंट्स। अब ये चीजें मिलकर जो है ना एक नया इशू जनरेट हो रहा है। वो ये है कि यूथ मोबिलाइजेशन का, ठीक है। यूथ किस तरीके से पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रही है, या हम इसको टॉपिक अगर रिलेट करें इसको कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन इंडिया और इन साउथ एशिया, जब हम इस पे अथॉरिटेरियनिज्म पे कोई ऐसे लिखेंगे तो इन चीज़ों को ज़रूर कोट करेंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इस पर्सपेक्टिव से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये चाह रहा हूँ कि आपने ट्रेंड नोट किया होगा 2022 ऑनवर्ड्स, यहाँ पर हमारे जो रीजन है पर्टिकुलरली साउथ एशिया में इस किस्म की मूवमेंट जनरेट हो रही है। पहले पहले 2022 में श्रीलंका में इस तरीके का हुआ, यूथ मोबिलाइज हुई, उन्होंने टॉपल कर दी गवर्नमेंट, ठीक है, राजा पक्सा की जो थी। और श्रीलंका में उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 2024 में बांग्लादेश में यही ट्रेंड आया, शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया स्टूडेंट्स ने। उसके बाद नेपाल में हुआ, ठीक है, नेपाल में जिसे जेनजी रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
अब इंडिया में भी सेम वही यूथ है, वही उनके जो है ना इश्यूज हैं। और इन सब लोगों ने, मतलब इन सब इवेंट से हमें ये चीज मतलब वो जाहिर हो रही है, वो ये है कि किस तरीके से एज ऑफ सोशल मीडिया में किस तरीके स्टूडेंट्स या जो है यूथ पार्टिसिपेट कर रही है पॉलिटिकली, और उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको 2022 सीएसएस में याद होगा कि इससे आया था डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये जो केस स्टडीज है ना, ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है। असल में एग्जामिनर देख रहा होता है कि इश्यूज क्या चल रहे हैं इस वक्त, डिस्कशन क्या है, डिबेट क्या है, चीजें कौन सी चल रही हैं, वो उनसे रिलेटेड ही कोई चीज बनाता है। लेकिन हमें ना, वो जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, हिट द बुल्स आए, तो हमें जल्दी में ही ग्रास्प करने के लिए होता है कि हमें पता हो कि चीजें कौन सी चल रही। तो मैंने आपको ये 4 कॉन्टेक्स्ट दिए जो जेनजी या यूथ की जो रेवोल्यूशन थी, उसमें सबसे पहले थी, हमें कोट करनी है श्रीलंका में 24 अगस्त 5 अगस्त थी मेरे ख्याल में, ऐसे बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ। उसके बाद अभी ये मोबिलाइज हो रही है इंडिया में, और ये हाईली पॉसिबल है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, हेलेंस्की पता नहीं कैसे नाम था उनका। उनकी एक थ्योरी है कि अगर पॉपुलेशन का 3.5% कहीं पर भी प्रोटेस्ट में मोबिलाइज हो जाता है ना, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वहां पर जो भी गवर्नमेंट होगी ना, वो टॉपल हो जाएगी। उन्होंने 1910 से 2005 तक बहुत सारी मूवमेंट्स की केस स्टडी उठाई, और उसने देखा जहां पर भी उस मुल्क की, कंट्री की पॉपुलेशन का सिर्फ 3.5% अगर स्ट्रीट्स पे आ जाए, तो देर इज अ चांस कि वहां पर जो गवर्नमेंट है ना, वो श्योरली टॉपल हो जाती है। और उसके बाद उसमें बहुत सारी केस स्टडीज थी, जैसे वो रेड वेलवेट रेवोल्यूशन थी, हंगरी में थी मेरे ख्याल में, थी चेकोस्लोवाकिया में थी। उसके अलावा जो है बहुत सारी उन्होंने केस, और श्रीलंका के केस में, श्रीलंका के केस में भी यही हुआ था, बांग्लादेश के केस में भी यही हुआ था। अब स्पेक्यूलेशन ये है कि शायद गवर्नमेंट जो मोदी की है ना, उसके खिलाफ। मैं आपको डिटेल में ये वाली टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमें इंडिया को फोकस में रखना है, स्पेशली आफ्टर मई वॉर। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे बहुत सारे डायनामिक्स से क्वेश्चन आ सकता है। आप ये ना समझे कि सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी पे, या सिर्फ हमसे पूछेंगे कि हमारे रिलेशन किस तरीके से। हो सकता है वो उनके डोमेस्टिक इश्यूज में से कोई क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं और इंडिया में, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम हमारे लिए केस स्टडी है, वो पेपर 2 में उनका पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना होता है, और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इज इंडिया अ सेक्युलर कंट्री और नॉट सेक्युलर कंट्री। उसमें हमें ये चीजें लिखनी होती हैं। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद पर्टिकुलरली जब भी इस किस्म की कोई मूवमेंट्स हो, वो सीए एनआरसी के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट हो, वो जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, वो अगर वहां पर जेएनयू जवाहर यूनिवर्सिटी जो है, वहां पर नेहरू यूनिवर्सिटी से अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहे हो, ये जो गवर्नमेंट है, ये सारा मलबा पाकिस्तान पे फेंक दिया। ये वहां पर उनका एक रेटरिक है मीडिया का कि कल जब भी कोई लिबरल इश्यूज पे या किसी भी इशू पे कोई प्रोटेस्ट होते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि ये पाकिस्तानी फंडेड है, या वो अपनी जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसे रेडिकलाइज करने के लिए या अपीज करने के लिए वो इस किस्म का नैरेटिव सेट करते हैं, जो कि एट द एंड हमारे उसमें आके पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फिर कोई ऐसा कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, और वो फिर पूरे के पूरे इश्यूज साइड पे हो जाते हैं और पाकिस्तान पे आ जाता है। सो दैट वाज द स्टडी रिलेटेड टू यूथ इश्यूज, और या जो है अपना किस तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रही है सोशल मीडिया। या हम इसको देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन साउथ एशिया, या हम इसको रिलेट कर सकते हैं इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स के साथ, या हम इसको रिलेट कर सकते हैं अपने जो दूसरे जो जेनजी रेवोल्यूशंस है उसका जो ट्रेंड है साउथ एशिया में या हमारे रीजन में, उससे। सो दैट वाज द टॉपिक। और आगे आज एक और एक क्रिमिनोलॉजी के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है। अब क्राइम, बहुत सारी क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड ना एक आती है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी या उससे इन्फ्यूज क्या क्राइम्स या साइबर क्राइम्स, ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये सेक्शन 4 में मेरे ख्याल में इससे क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन 3 में, ठीक है। तो उससे अभी ये एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड, या जो उससे एक स्टडी है जर्मनी में, जर्मनी फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस बीके, ये नोट कर लें आप। और उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्रोइंग यूज होने की वजह से जो
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस है ना वो इंक्रीज होते जा रहे हैं जर्मनी में। ठीक है, ये आपने केस स्टडी कोट करनी है जब आपने लिखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इस बून और बहन, या आप उसकी जो है डार्क साइड ऑफ एआई बता रहे हैं कि किस तरीके से उसको यूज करके डिफरेंट क्राइम्स कंडक्ट हो रहे हैं, तो आप क्राइम पर्सपेक्टिव से ऐसी केस स्टडीज कोट कर सकते हैं। अब इसमें ये था कि पहले तो इन्होंने डेटा दी थी कि टोटल नंबर ऑफ सेक्सुअल जो माइनर्स विक्टिम्स हैं सेक्सुअल अब्यूज के, वो जर्मनी में उसके केसेस 2025 में 20,051 थे, 2025 अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। और 2026 25 और 24 में दोज केसेस वर 19,344। इट मींस के इसमें इंक्रीज आया है, और वो इस इंक्रीज का जो ब्लेम है ना वो, या जो उसको रीजन बता रहे हैं ना वो बता रहे हैं कि ग्रोइंग यूज ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से। अब ये होता है कि एक उनका एक साइबर ग्रूमिंग एक मेथड है जिसके जरिए वो चिल्ड्रंस को ट्रैप करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें उन रिलेशनशिप के बीच में ट्रस्ट लाते हैं, उसके बाद उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। अब कैसे एक अडल्ट अगर किसी चिल्ड्रन से बात करेगा तो हो सकता है कि उसकी सब्जेक्टिविटी वो अपना एडल्टहुड को जाहिर कर दे सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उनसे एआई जनरेटेड जो एक कन्वर्सेशन होती है जिसमें आप ये जाहिर करते हैं अगले को कि मैं खुद भी एक बच्चा हूं, वैसे जो हनी इस तरीके की ट्रैपिंग होती है ना, वो विक्टिम्स को हमेशा ये दिखाया जाता है कि हम आपकी एज के ही हैं, फिर उन्हें किसी प्लेस पे बुलाकर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है। यूके में या जर्मनी में केस जो अक्सर जो क्राइम प्रोसीजर है ना इसका, वो इस तरीके से होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करने के बाद उन्हें फिर ट्रैप करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, फिर उन्हें किसी जगह पर बुलाकर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। तो ये जो एक इंक्रीज आया है, आप इसको डिजिटल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, या दूसरा ये है कि एआई जनरेटेड कंटेंट बनाते हैं ऐसा जो माइनर्स के उससे होता है कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं पोर्नोग्राफिक या कुछ ऐसा कंटेंट जो होता है एक्सप्लिसिट कंटेंट जो कि माइनर से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से ये क्राइम ज्यादा बढ़ता है। सो दैट वाज द स्टडी बेसिकली क्राइम से, और एआई उसका रोल क्या है सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन। अच्छा, ये और है क्रिमिनोलॉजी के लिए आपके लिए एक और केस स्टडी है। आपको पता होगा कि क्रिमिनोलॉजी में जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम जो है ना, ये एक मेरे ख्याल में ये या एज अ टॉपिक वहां पर मेंशन्ड है, या इसकी रिपोर्ट्स जो है ना एज अ जो नीचे सब्जेक्ट हमें मिला हुआ है ना, क्रिमिनोलॉजी के नीचे जाएंगे तो रेफरेंसेस में इसकी रिपोर्ट्स को लिखा हुआ है कि इसकी रिपोर्ट्स को आपने पढ़ना है, अगर आप जाके चेक करें तो इसकी एक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ क्राइम्स एंड ड्रग्स, जिसके मुताबिक ऑनलाइन स्कैम्स जो है ना ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तकरीबन उसकी वजह से 114 बिलियन डॉलर्स लास्ट ईयर जो है ना वो लोगों ने लूज किए हैं, या उनसे जो है उनसे फ्रॉड हुआ है इतने अमाउंट का 2025-26 में रिलेटेड टू ऑनलाइन स्कैमिंग्स। अब ऑनलाइन स्कैमिंग्स कैसे करते हैं? ऑनलाइन स्कैमिंग्स में जो वो रीजन्स बता रहे हैं वो पर्टिकुलरली बता रहे हैं म्यांमार या कंबोडिया, ये जो रीजन्स है यहाँ पर प्रॉपर उनकी एक सिंडिकेट क्राइम नेटवर्क है जहाँ पर वो लोगों को रिलेशनशिप्स के थ्रू या क्रिप्टो करेंसी के जो है झांसे देकर उन्हें फंसाते हैं, और उनसे जो है ना मनी या फाइनेंशियल क्राइम्स वो कमिट करते हैं, और उनकी जो है ना पैसे एक इलिसिट तरीके से छीनते हैं। अब ये जो अमाउंट है और ये जो स्टडी है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जब भी आप ट्रांसनेशनल क्राइम्स को डिस्कस करेंगे, कि कभी कभी ऐसे होता है ना जैसे कि ट्रांसनेशनल क्राइम्स, कोई क्राइम्स जो आउट ऑफ द वर्ल्ड कमिट हो रहे हैं या दुनिया के किसी कोने से वो ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन उसके विक्टिम्स जो है ना आपकी अपनी नेशन के अंदर होते हैं, तो उसमें इस केस स्टडी को आपने जरूर मेंशन करना है और ये बताना है कि अमाउंट क्या था। अच्छा, ये पूरा एक नेटवर्क होता है। इसमें एक और भी मजे की बात लिखी हुई थी फिर से एआई के से रिलेटेड, इसमें ये लिखा हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये ज्यादा जो है ना सवियर हो गए या ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। वो कैसे? कहते हैं कि अगर कोई कंबोडिया में बंदा बैठा हुआ है और वो इस तरीके से नेटवर्क चला रहा है, तो वो चाइनीज बंदे को
किस तरीके से ट्रैप करता है। वैसे इसमें ये लिखा हुआ था कि चाइना में सबसे ज्यादा जो है ना ये स्कैम हुए हैं चाइनीज के साथ। वो कैसे करता है कि एआई से जो है ना ट्रांसलेशन या कम्युनिकेशन जो है ना वो आसान हो गई है। वो चाइनीज लैंग्वेज में उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू एआई टूल्स, और फिर वो इस तरीके के फाइनेंशियल क्राइम्स भी अकर हो रहे हैं। ये एक केस स्टडी थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपने सेक्शन में, क्रिमिनोलॉजी के में या ट्रांसनेशनल क्राइम्स में, इन चीजों में लिख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा आज फिर एक और खबर थी, आप लोगों को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया इन 2025 आई थिंक बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु बैंड सोशल मीडिया ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, सोशल मीडिया के जो एक डायर कॉन्सिक्वेंसेज हैं या सवियर इम्पैक्ट्स हैं यूथ पे या चिल्ड्रंस पे, उससे रिलेटेड पर्टिकुलरली बहुत सारी कंट्रीज एक्शन में आ रही हैं कि ये चिल्ड्रन पे बैन होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी डिस्कशन स्टार्ट हो गई है पूरी दुनिया में। कई कंट्रीज इस पे लेजिस्लेशन करना चाह रही हैं, कहीं पर ये डिबेट में अभी तक उनकी मीडिया में, और कुछ कंट्रीज ने प्रॉपरली एक्शन लिया, जिनमें सब फर्स्ट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, और अब फ्रांस भी इस रेस में आ गया है। इट्स द फर्स्ट कंट्री हु हैज पास्ड अ बिल और लॉ फ्रॉम इट्स असेंबली, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंडर 15 जो है ना सोशल मीडिया जो यूजर हैं चिल्ड्रन अंडर 15, उन पे जो है ना बैन करेंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी, अगर उनकी एज स्क्रूटनी होगी, और वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स टिपिकली टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम और एक्स, ट्विटर एंड फेसबुक, ऑल दोज अकाउंट्स विल बी बैंड, और जो कि अंडर 15 है। बेसिकली सोशल मीडिया के जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो चिल्ड्रन पे ऐसे पड़ते हैं कि चिल्ड्रन की उनकी वजह से एक हाइपर एक्सपेक्टेशंस आती हैं उनमें, कि वो एक ऐसे सोचते हैं कि रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में वो डिफरेंस करना भूल जाते हैं, और उनकी वजह से उनका जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम होता है। ठीक है, अटेंशन स्पैन इज द बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल मीडिया सो फार। मतलब 2002 में हमारा अटेंशन स्पैन था अडल्ट का, जो एक स्टडी आई थी वो था 12 सेकेंड, और इस 12 साल में अभी 2020 में जाके अटेंशन स्पैन है ऑन एवरेज एक अडल्ट का जाके मतलब 8 सेकेंड का बचा है। 4 सेकेंड सिर्फ इस 20 साल के उसमें। अटेंशन स्पैन का मतलब है कि आप किस चीज को कितना गौर से कितनी देर तक देख सकते हैं। अब वो कंटेंट होता है सोशल मीडिया का, रील का शॉर्ट आप देखते हैं 5 सेकेंड, अगर 10 सेकेंड, उससे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। इसलिए अब अगर स्टडी में या पढ़ने में ना हमें जरूरत होती है कि हमारा अटेंशन स्पैन ज्यादा हो, ताकि हम जैसे आप बैठे हैं 2.5-2.5 घंटे के लेक्चर्स ले सकें, या कोई वीडियो यूट्यूब पे आती है हमें हमें आधा घंटा देखते हैं, हम देखना ही छोड़ देते हैं। कहते हैं कि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस सोशल मीडिया का, और अगर बच्चों में ये इंस्टिल हो गई चीजें, दैट वुड बी वेरी कॉन्सिक्वेंशियल के वो आगे उनकी जो स्टडीज हैं एजुकेशन में वो इम्पैक्ट करती हैं चीजें। ये सोशल मीडिया का आप इम्पैक्ट लिख लें। अच्छा, इंडिया स्क्रूटनी फ्यूल्स यूएस पुश टू क्रिमिनलाइज फॉरेन रिप्रेशन। अच्छा, आपको याद होगा 2024 में मेरे ख्याल में कनाडा में एक हरजीत सिंह नज्जर के नाम से एक सिख था जिसका मर्डर हुआ था बेसिकली, और उस वक्त की कैनेडियन गवर्नमेंट अंडर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था इंडियन गवर्नमेंट पे और स्पाई एजेंसीज पे, याद है आपको? ठीक है, तो ये जो ट्रांस नेशनल क्राइम है या एक जो टेररिज्म का नेटवर्क है इंडिया का, और पाकिस्तान ने 12, जब भी पाकिस्तान ये आर्ग्यू करता है कि बीएलए टीटीपी इनको जो फंड करती है इंडिया करती है, उसमें अब पाकिस्तान ये वाला आर्ग्यूमेंट भी देता है कि अगर आप हम पे यकीन नहीं करते तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट को देख लें, उन्होंने तो प्रॉपरली इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब कर दिए थे, अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए थे, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने डायरेक्टली अक्यूज किया था रॉ को, और उस वक्त के रॉ चीफ अभी भी वही है अजित डोवल, उन्हें डायरेक्टली अक्यूज किया था कि ये लोग ये नेटवर्क चला रहे हैं वहां पर। बेसिकली क्या है कि कनाडा में या अमेरिका में या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो भी डिसेंट वॉइसेस हैं ना इंडिया में जो फार राइट के खिलाफ हैं, पर्टिकुलरली हिंदुत्व प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ हैं, वो लोग वहां जाके रिफ्यूज लेते हैं और वहां से जाके आउटस्पोकन होते हैं। सिख पर्टिकुलरली कनाडा में बहुत ज्यादा है, तो वहां पर था नजर, उसकी
उन्होंने एक डायरेक्टली उनकी एम्बेसीज इन्वॉल्व थी जिन्होंने मर्डर करवाया, और वो उसके बाद एक क्राइम हुआ था यूएस में, लेकिन वो मारने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया नेटवर्क को। वो था डिपार्टमेंट निखिल गुप्ता। ठीक है, निखिल गुप्ता अटेम्प्टेड टू किल अ सिख अमेरिकन एक्टिविस्ट इन न्यूयॉर्क। हाँ बिल्कुल। और उस वक्त जो है ना उसी टाइम के बाद यूएस ने भी ये इल्जाम लगाया सेम कि ये इंडियन जो गवर्नमेंट है इसमें इन्वॉल्व है। बहरहाल इसकी वजह से इनके रिलेशंस स्ट्रेन हुए। अब जो है ना यूएस में सेनेट ने क्रिमिनलाइज किया है। अब उन्होंने एक जो बिल है वो असेंबली में इंट्रोड्यूस किया है सेनेट में, जिसका नाम है द स्टॉप ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एक्ट ऑफ 2026। लिख लें आप ये, द स्टॉप ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एक्ट ऑफ 2026। ये डेमोक्रेट सेनेटर ने इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो फॉरेन फंडेड या फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड एक मर्डर कैंपेन हो या जो एक क्राइम है यहाँ कमिट होते हैं, उसमें जो फेडरल लॉ है ना वो भी अप्लाई होगा। पहले ये था कि इसमें स्टेट लॉज होते थे। मिसाल न्यूयॉर्क में कमिट हुआ तो न्यूयॉर्क के स्टेट लॉज क्या कहते हैं, इसमें फेडरल लॉ का कुछ भी लेना देना नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि फेडरल लॉ के मुताबिक भी उन्हें सजा मिलेगी। उसमें ये जो भी डिटेल्स हैं आप छोटी डिटेल्स को छोड़ दें, लेकिन आपके लिए आपकी टेररिज्म से, जब भी आप टेररिज्म पाकिस्तान में बात करेंगे और उसमें फॉरेन फंडेड एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे, तो आप जरूर अपनी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे रेफरेंसेस भी दें जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हों। जैसे कि ये, इसमें आप बताएंगे कि वी आर नॉट जस्ट victim of Indian sponsored terrorism, but even the first world countries like Canada and US are alleging that this network has been carried out by India. So ये एक न्यूज थी, आपने इस पे दिखाना बताना है। अब ये जब लॉ पास हो जाएगा इसकी डिटेल्स बाद में आएंगी, हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको रिमाइंड भी कराया और ये चीज बताई कि ये किस तरीके से अप्लाई होती है आपके पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हो, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हो और टेररिज्म का इशू हो, तो उसमें आपने ये चीज जरूर कहीं ना कहीं यूज करनी है। ठीक है, अच्छा अब ये आ गई ट्रेड डेफिसिट। इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है ये। इकोनॉमी में सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है, अगर आप इकोनॉमी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं सीएसएस में, अगर आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई, सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि आप एग्जामिनर को फैक्ट्स दें जो कि अथेंटिक हो। दोस्त होते थे उनके पेपर इवेल्युएट करता था या कोई मुझे दिखाते थे ना, इकोनॉमी पे क्वेश्चन है और कोई ट्रेड से रिलेटेड फैक्ट ही नहीं। इकोनॉमी पे क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से कोई डाटा नहीं लिया गया। इकोनॉमी पे क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टैट्स हर मंथली रिव्यू होते हैं, उससे रिलेटेड कोई बात नहीं। आप रीजनल उसकी बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है आपका रीजन में ट्रेड चाइना के साथ कितना है, आपका अफगानिस्तान के साथ कितना है, उससे रिलेटेड आज स्टेट बैंक ने पिछले ईयर की सारी बताई है कि हमारा जो रीजनल ट्रेड है ना वो इस वक्त किस पोजीशन पे। इसके उसके मुताबिक, स्टेट बैंक के मुताबिक ये डेफिसिट में गया है और फर्दर जो है ना डिक्लाइन हुआ है पिछले ईयर से। अब जो की फिगर्स है ना आपको मैं वो बता दूं। सबसे पहले हम चाइना के साथ ट्रेड पे बात करेंगे कि चाइना हमारी रीजनल कंट्री है। उसके चाइना के साथ हमारी जो एक्सपोर्ट्स है ना, हमने जो चाइना में भेजी हैं, वो फिस्कल ईयर 2026 फिस्कल FY26, जब भी आपने कोट करनी है ना, जो इस तरीके के टर्म्स होते हैं वो फिस्कल ईयर से कोट होते हैं। FY लिखा जाता है जब भी बजट का डॉक्यूमेंट आता होता है, आपने देखा होगा FY लिखा होता है, उसका मतलब होता है फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर वो जो पिछला ईयर काउंट होता है, जो कि जून टू जुलाई है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में। ठीक है, अब फिस्कल ईयर 2026 में हमने चाइना को जो एक्सपोर्ट्स किए हैं वो हैं टोटल $2.68 बिलियन। ठीक है, $2.68 बिलियन। ठीक है, ये टोटल एक्सपोर्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक रिपोर्ट। आपने ये भी लिखना है, स्टेट बैंक के फिगर्स हैं ये। और 2024 जो फिस्कल ईयर 2025 था ना, उसमें थी $2.477 बिलियन। मतलब मार्जिनल इंक्रीज हुआ है $200-300 बिलियन का। जब भी आप ये कंपेयर करते हैं ना, कंपेरिजन हमेशा उस ईयर की डेटा पिछले ईयर से होती है। ठीक है, इकोनॉमी में ये होता है। अब आते हैं इंपोर्ट्स पे कि हमने चाइना से इंपोर्ट कितनी की। चाइना से हमारी फिस्कल ईयर 2025-26 में
19.538 बिलियन डॉलर्स की थी। आप ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं, और उससे पिछले ईयर थी हमारी 16.312 बिलियन। जी, ये जो थी ना, इंपोर्ट्स की पूछ रहे हैं आप। इंपोर्ट जो फिजिकल ईयर 2026 में चाइना से है ना, वो है 16.538 बिलियन डॉलर्स। आप 16.5 ही लिख लें, काफी है, ठीक है। और ये ग्रो हुई है 20%, जो कि पिछले साल थी 16.312 बिलियन डॉलर, मतलब 3 बिलियन डॉलर्स ग्रो हुई है। अब देखें, रीजन के साथ ट्रेड डेफिसिट होना कभी भी आपके लिए, आपकी मईशत के लिए गुड साइन नहीं है। हमेशा वही कंट्रीज जो है ना, जिनके पास ट्रेड बैलेंस होता है ना, वो अपने रीजन से आता है। या आप चाइना की एग्जांपल लें, चाइना की सबसे ज्यादा ट्रेड एशियन नेशंस के साथ है, इंडिया के साथ है, जापान के साथ है, और इन कंट्रीज के साथ है, रशिया के साथ है। वो जो है ना, और उन सब के साथ चाइना के सरप्लस ट्रेड है, मतलब उन्हें डेफिसिट नहीं होता। वो एक्सपोर्ट्स ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट्स कम करते हैं। और पाकिस्तान के साथ भी उनकी देखिए कितना डिफरेंस है। कहाँ हमने टोटल 2.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की है, और हमने इंपोर्ट्स की है 19 बिलियन डॉलर्स की। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ट्रेड डेफिसिट। इंडिया के साथ वैसे ही हमारे मई वॉर के बाद इकोनॉमिक रिलेशंस खराब हो चुके हैं, तो उनके साथ तो वैसे ही मिनिमल है। लेकिन हमारे पास इंडिया के सब्स्टिट्यूट आ गया है रीजन में, और वो सब्स्टिट्यूट कौन सा है? बांग्लादेश। शेख हसीना के फॉल होने के बाद हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बेहतर हुए हैं, लेकिन हमने वहां पर भी कुछ परफॉर्म नहीं किया। श्रीलंका के साथ भी हम ट्रेड डेफिसिट में, या डिक्लाइन हो रही है हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट। तो चाइना के ये जो टोटल फिगर है ना, अगर हम ट्रेड डेफिसिट रीजन के देखें, तो ये हमारा टोटल फिगर है ट्रेड डेफिसिट इन रीजन, ये लिख लें आप, ये है 15.93 बिलियन डॉलर्स टोटल विद रीजन। 8 कंट्रीज है इसमें, अफगानिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, चाइना है, और ईरान है। ये जो हमारी रीजनल कंट्रीज हैं या नेबरिंग कंट्रीज है ना, इनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो 15.933 बिलियन डॉलर्स है, जो कि इंक्रीज हुआ है 30%, ठीक है। और प्रीसीडिंग ईयर में क्या था? 12.25 बिलियन डॉलर्स। ये जो डाटा है ना, ये इसेंशियल है जब भी इकोनॉमी पे क्वेश्चन करें और आप कहें कि आप अपनी एक्सपोर्ट को इनहेंस करें और रीजन में, तो आप ये बताएंगे कि ना उसे कि हमारी रीजन में सिचुएशन इस वक्त है क्या, हम खड़े कहाँ हैं, हमारी ट्रेड डेफिसिट दिन ब दिन वाइड होता जा रहा है, कोई डिक्रीज नहीं हो रहा, और उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि हमारे पास जो बिल है, क्वेश्चन है क्या? अच्छा, हमारा जो ट्रेड बिल है ना, वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने की वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि हमें डॉलर की जो डेफिसिट है वो पूरी करनी पड़ रही है इंटरनेशनल बोरोइंग से। फिर हम आईएमएफ के पास जाते हैं, रीजनल लेंडर्स के पास जाते हैं, चाइना के पास जाते हैं कि भाई हमें पैसे दें ताकि हम डेफिसिट से या जो क्राइसिस है ना उससे बचे। श्रीलंका में जो मैंने रिवोल्यूशन बताई, श्रीलंका में बेसिकली इसी वजह से आई थी कि उन्होंने डिफॉल्ट किया था, उनके पास डॉलर्स पे करने के लिए पैसे थे ही नहीं, उनका ट्रेड डेफिसिट हुआ, और ट्रेड डेफिसिट की वजह से वो फॉल। और उसी टाइम में पाकिस्तान के लिए भी बातें चल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की मोर और लेस वही सिचुएशन थी उस वक्त 2022-23 वाले पीरियड में, अगर आपको याद हो। कोविड-19 आया हुआ था, और उसके शॉक्स भी थे, और खान साहब भी चले गए थे, तो उसके बाद जो है ना ये सिचुएशन हुई थी। अब वो उस न्यूज पे आता हूं, मैं छोटी सी एडिशन करूंगा, फिर हम बात को कंक्लूड करेंगे। ये जो चीजें थी ना रेवोल्यूशन में, इनमें 4-5 कॉजेज हैं। जब भी आपको ये जेनजी रेवोल्यूशन या इससे क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में, बहुत ही वाइड कर दिया उन्होंने टॉपिक। अब वो करंट अफेयर्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं रीजन को देखकर, तो आपने बताना है कि जो मेनली कॉजेज है ना, ये जो यूथ की मोबिलाइजेशन के, यूथ एक्टिविज्म के, वो 4-5 हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका का आप केस देखेंगे तो इट वाज इकोनॉमी, पुअर परफॉर्मिंग इकोनॉमी, करप्शन, और जो इलीट कैप्चर। उन्होंने जाके जब पैलेस पे अटैक किया था, प्रेसिडेंशियल पैलेस पे, तो उन्होंने, आपने देखा हर कोई सोवेनियर्स उठा रहा था, और वहां पर जाके पता चला इतनी लग्जरी लाइफ थी उनकी, और देयर वाज ए टोटली इलीट कैप्चर, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा यही था कि करप्शन या पॉवर्टी, इससे। और दूसरी चीज जो नेपाल में रेवोल्यूशन आई, उसका जो कॉज था ना, वो था सबसे बड़ा सोशल मीडिया बैन। आपको याद होगा, नेपाल में उन्होंने इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट किया था, जिसकी वजह से ज्यादा होता है। असल में इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स हैं या जो ग्रीवेंसेस हैं ना, वो एक्यूमुलेट होती रहती है थ्रू आउट टाइम, लेकिन एक पुल या एक पुश मिलता है उन्हें,
किसी एक चीज से पुश मिलता है। पाकिस्तान में भी इस किस्म का वाकया हो चुका है, आपको अगर याद हो, किसी को याद है? ये इमरान खान वाला नहीं है, एक और हुआ था जिसमें प्योरली स्टूडेंट्स ही निकले थे। ये हुआ था 2025 में मेरे ख्याल में, पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई रेप केस या कोई ऐसा एलिगेशन दी थी। पंजाब कॉलेजेस, सॉरी, हाँ सॉरी, पंजाब कॉलेजेस के स्टूडेंट निकले, रावलपिंडी में निकले थे, उकाड़ा में थे और लाहौर में, और उन्होंने लिटरली पूरी सिटी को या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चॉक कर दिया था। उसमें कुछ डेथ्स भी हुई थी मेरे ख्याल में। तो वो एक सिग्नल था अथॉरिटीज को पाकिस्तान में कि यार आपके जब इस किस्म की चीज होती है तो ये यूथ जो है ना कंट्रोल नहीं होती, आपको मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है उनको कंट्रोल करने के लिए, और सिर्फ जो वायलेंस है या रिस्ट्रिक्शंस है ना वो काफी नहीं होती। वो लोग खुद ही, और उन्होंने लिटरली वो जो सिग्नल था ना वो इतना बैड था, 3-4 दिन तक उन्होंने हाईजैक रखा था पूरे शहरों को। और वो बाद में पता चला कि वो रेप नहीं हुआ था और एक मिस इन्फॉर्मेशन थी। ये मैंने अपने पेपर में भी कोट की थी, ये केस स्टडी, के ये मिस इन्फॉर्मेशन थी उन्हें कि ये रेप का है, लेकिन फिर भी जो है ना यूथ ने एक बैड सिग्नल दिया था हमें। तो इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं। और दूसरा हुआ, एक इंडिया में अभी एजुकेशन है, एजुकेशन है, करप्शन है, फार राइटिज्म है, लिबरल वॉइसेस को किया जा रहा है। बांग्लादेश में इशू था आपका, शेख हसीना ने जो जॉब कोटा थी, है ना, सिविल सर्विसेज में जॉब कोटा थी, तकरीबन 15-20% उनके लिए, जो 1971 अकॉर्डिंग टू देम 1971 वॉर जो थी उनकी, उनमें जो मरे थे लोग, उनकी फैमिलीज के लिए जॉब कोटा दी। तो लोगों ने कहा कि भाई अब वो उनके लिए क्यों जॉब कोटा, देवर मतलब वो एक 20-30 साल से आप लोग एक ही चीज को चला रहे हैं और जो है ना मेरिटोक्रेसी नहीं है। तो इस वजह से तो ये कुछ ट्रिगर्स होते हैं, पॉवर्टी, इंटरनेट ब्लॉकेड, सारे ही अपनी नेचर में लिबरल इश्यूज है, सेक्युलर इश्यूज है। वो ऐसे इश्यूज नहीं है कि वो रिलीजियसली मोटिवेटेड हो या कुछ इस तरीके से, सारे सेक्युलर इश्यूज हैं या ऐसे इश्यूज हैं जो कि जनरल पब्लिक के हैं, और उन पे आप देखें कि किस किस्म का केओस फैल जाता है। अभी इंडिया में ये सिग्नल है, हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान में भी हो। लेकिन हमारे यहाँ एक एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो कैपिटल है ना वो इन चीज़ों से, जो दूसरे प्रोविंसेस हैं उनसे दूर है। ठीक है, मोबिलाइज होते वहां तक पहुंचते पहुंचते 10-11 किस्म के ब्लॉकेड लग जाते हैं और वो चीजें खत्म हो जाती हैं। अब आज का लेक्चर यही था। इंशाल्लाह ताला कल फिर किसी और न्यूज के साथ हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।